ये रचना काल्पनिक है और किसी वास्तविक व्यक्तियों, स्थानों या घटनाओं से समानता संयोगिक है। ये रचना किसी व्यक्ति, संस्था, जाति, समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचाना या बदनाम करने या किसी व्यक्ति, जीवित या मृत को बदनाम करने का उद्देश्य नहीं रखता। ये सिर्फ एक मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई रचना है और आशा करते हैं कि ये आपको पसंद आएगा। फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स पेश करते हैं राहत की सांसें। रिटन एंड नैरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई। स्टोरी एडिटेड बाय देवीदत्त सामल। प्रेजेंटेशन डायरेक्टर सुब्रत स्वाई। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ अभिनव की अभिनव कहानी, जिसमें जिंदगी के कुछ बेबस पहलुओं से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूँ। पहला एपिसोड, फांसी का फंदा। बहुत देर तक चुपचाप बैठ के सोचने के बाद मैंने ड्राइंग रूम से एक प्लास्टिक चेयर लाके ठीक सीलिंग फैन के नीचे रखा। हाथ में मैंने रस्सी पकड़ा हुआ था और एक कदम आगे चेयर पर रख के मैं खड़ा हो गया। पहले से ही मैं कमरे का दरवाजा लॉक किया हुआ था और बस कुछ ही मिनट पहले मैं अपने दिल पर पत्थर रखते हुए खुद का सुसाइड नोट भी लिख चुका था। उस वक्त हाथ कांप रहे थे मेरे, पर लिखने के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि मैं मर के दूसरों के ऊपर एहसान कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे कि जीने के लिए मुझे कोई अधिकार ही नहीं है, बल्कि मैं बस बोझ बनकर रह गया हूँ इस धरती पर। मगर फिर भी आज मुझे एहसास हुआ कि क्या होता है खुद की मौत की तैयारी करना, क्या होता है खुद के लिए फांसी का फंदा तैयार करना और खुद कमरे के एक कोने में बैठ के खुद के जहरीले दर्दों को एक गूंगे कागज को चुपचाप बताना, ताकि वो गूंगा कागज बीच में तुम्हें न रोकते हुए, न टोकते हुए, न सहलाते हुए शांति से तुम्हारी बातें सुनती रहे। और कैसे खुद ही अपनी परिवार वालों को तुम अपने घर से दूर भेज देते हो ताकि अपने मौत की तैयारी के बीच में वो कोई रुकावट पैदा न करे। ठीक इसी तरह मैंने अपनी पत्नी अनु को अपने मायके भी भेज दिया था और उसके साथ हमारी 16 साल की बेटी बनी, वो भी चली गई थी। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि वो खुद ही चले गए थे और मैं बस राह देखता रहा इसी दिन का, क्योंकि अब तक मैं अनु को कुछ सलाह या फिर बोलने की क्षमता खो चुका था। पिछले साल कुछ हरामियों ने झूठी शिकायत करके मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया और अब मैं पिछले 1 साल से एक नौकरी के तलाश में था ताकि मुझे अपनी पत्नी की तानों से राहत मिल सके। मगर सच्चाई ये भी थी कि मुझे एक एहसास हो चुका था कि मैं और इतना भी काबिल और लायक नहीं बचा हूँ कि मुझे कोई अब एक नई नौकरी भी दे दे। न जाने अब तक मुझे कितने साहूकारों को ब्याज समेत पैसा लौटाना था और कितने बैंक्स को लोन। कितनों ने तो मुझे धमकाया भी था कि अगर जल्दी में उनका पैसा नहीं लौटाया तो वो मेरी बेटी के साथ कुछ छेड़छाड़ भी कर लेंगे। हाँ, ठीक इसी तरह मुझे भी गुस्सा आया था उस वक्त और मेरे खून भी खोले थे। मेरे दिमाग में ये भी आया था कि मैं उनके चेहरे पर 2-4 लाफे भी जड़ दूं। मगर फिर मैं सोचने लगा कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर और ज्यादा जवान हैं और मुझे उन्हें पैसा भी तो लौटाना था। शायद इसीलिए मैं उस वक्त रुक गया था, शायद इसीलिए मैं उस वक्त 2-4 लाफे नहीं चढ़ पाया था। पता नहीं, शायद यही वजह होगी। इन दिनों अनु के पिता के पैसों से ही हमारा घर चलता है। वो आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर थे और उनके पेंशन में से वो आधे से ज्यादा अपनी इकलौती बेटी अनु को दे देते हैं और उतने में ही हमारा घर की चाय पानी चलती रहती है। किसी जमाने में मैंने एक किताब भी लिखी थी और अब उस किताब की रॉयल्टीज भी ना के बराबर ही आती हैं। ये उस वक्त की बात है जब मुझे कुछ ज्यादा ही रुचि था क्राइम और थ्रिलर की दुनिया के बारे में लिखने के लिए। खैर, वो किताब ज्यादा चली नहीं और मैं उसके बाद इस सुसाइड लेटर से ज्यादा कुछ लिखा भी नहीं। मगर वो किताब मेरे दोस्तों को बड़ा पसंद आया था और वो आज भी मेरे गांव में मुझे बुला रहे हैं कि मैं उनके पास आऊं, वो टपली पे बैठ के चाय पीऊं, उनसे बातें करूं। मगर मुझे खुद पे ही चिढ़ आती है कि मैं जाऊं भी तो जाऊं किस मुंह से। गांव में मेरे माता पिता के मरने के बाद मेरे भाइयों के बीच में वो मिठास भरी रिश्तेदारी भी टूट गई और जमीन जायदाद सब बंटवारा हो गया और मैं अपने हिस्से का जमीन बेचकर शहर चला आया और अब यहाँ पर अपनी पत्नी की बाप के पैसों से अपना गुजारा कर रहा हूँ।
वो थोड़ा सा शर्म जो मुझ में बची थी वो ना मुझे इस शहर में अपनी पत्नी के पैसों से ऐसो आराम से जीने देती है, ना मुझे अपनी गांव वापस चले जाके अपने खेत खलिहानों में घूमने की, अपने दोस्तों से सीधी मुंह बातें करने की इजाजत देती है। और मैं इन्हीं के बीच में जकड़ कर रह रहा था और कभी कभी पिस भी रहा था। कभी दारू की आदत डालने की सोच रहा था तो कभी फांसी से लटकने की। और आज 2 बार वो फांसी का फंदा को टाटा बाय बाय बोलने के बाद तीसरी बार मैंने अपनी गले में डाला। मेरा पूरा बदन गर्म हो चुका था और इस बार मैं तय कर चुका था कि मैं पीछे नहीं हटूंगा। वो फांसी का फंदा को मैंने कसकर अपने गले में जड़ दिया और ऊपर की पंखे की तरफ देखने लगा। मेरी पूरी जिंदगी मेरे आंखों में झलक रही थी। आंखों में अब गर्म आंसू भी आने लग गए थे, मगर इस बार मैं गलती नहीं कर सकता था। और ज्यादा वक्त जाया न करते हुए मैंने अपने आंसू पोंछ दिए और बस मैं चेयर से अपना पैर हटा नहीं वाला था कि दरवाजे में दस्तक देने की आवाज आई। वो दस्तक की आवाज आती रही और मुझे नीचे उतरना ही पड़ा। मैंने अपने माथे से पसीना पोंछा और दरवाजा खोला तो उस तरफ मेरी आंखें खुली की खुली ही रह गई। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग टू ए ऑडियो पॉडकास्ट वेयर यू कुड हैव easily switched to a video one. Have a good day.